कर रहे हैं, रिवीजन क्लास इज ऑन फर्स्टली इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, राइट, एग्जेम्पशंस पर है। आ जाइए पेज पे। सबसे पहला जो इनकम एग्जेम्प्टेड है टैक्स से वो है आपका एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(1) में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में ही हैं, ठीक है ना। और 10 का सबसे पहला क्लॉज कौन सा है? 10(1). तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(1) में। ये बड़ा खास बात है कि एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जेम्प्ट है व्हेन इट इज डेराइव फ्रॉम इंडिया। इफ इट इज डेराइव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया देन इट वुड बी टैक्सेबल। आखिरी बार बोल रहा हूं, एग्रीकल्चर इनकम कब एग्जेम्प्ट है? एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जेम्प्ट है व्हेन इट इज डेराइव फ्रॉम इंडिया। अभी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा जब आप रेंट कमाते हैं एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया से, या इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन से। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम दो ही चीज को कंप्राइज करता है। क्या चीज एग्रीकल्चर इनकम है? आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड से या तो आप रेंट कमा रहे हो बिकॉज यू हैव गिवन टू सम फार्मर, या आप कल्टीवेशन कर रहे हो। सिंपली पुट, या खुद कल्टीवेशन करो या किसी और को भाड़े पे दे दो और वो आदमी कल्टीवेशन कर लेगा, वही एग्रीकल्चर इनकम है। सो दे आर सेइंग रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। सपोज हमने किसी पर्सन को एग्रीकल्चर लैंड लेट आउट कर दिया, रेंट कमा रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसको मूवी शूटिंग के लिए यूज कर रहा था। विल इट बी एग्जेम्प्टेड? नो। एग्जेम्पशन खाली तब मिलेगा कि जब मैंने जिसको भाड़े पे दिया है सामने वाला खुद एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहा है। रेंट किससे कमा रहे हैं हम लोग? या एग्रीकल्चर लैंड से या फार्म हाउस से। कल्टीवेशन या लैंड पर हो रहा है या नर्सरी में हो रहा है, सीडलिंग एंड सैपलिंग, ये सब एग्रीकल्चर इनकम है। एक खास बात है, फर्म का इनकम अगर एग्रीकल्चर है तो पार्टनर का इनकम भी एग्रीकल्चर होता है, लेकिन कंपनी के लिए बात सही नहीं है। कंपनी का इनकम एग्रीकल्चर, दैट डज नॉट मीन कि डायरेक्टर का और शेयर होल्डर का भी एग्रीकल्चर इनकम होगा। फर्क क्या पड़ता है? फर्क यही पड़ता है कि जो चीज एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, और जो चीज एग्रीकल्चर इनकम नहीं है वो टैक्सेबल हो जाएगा। खाली इसमें एक एक्सेप्शन है, जो ये दूसरे क्लॉज में एग्जेम्प्ट हो जाता है। आखिरी बार बताओ क्या हो रहा है? बोले सर हम लोग को पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्जेम्पशन खाली तब मिलता है, एक तो जब आप लोग चैप्टर्स कंप्लीटली भूल गए हो ना, तो रिवीजन क्लास में उसको फ्रेश लर्निंग लेना। अब आप सोचोगे नहीं मैं रिकॉल करूंगा, देन इट विल गेट्स मिक्स्ड अप। आप उसको फ्रेश लर्निंग लेना अगर आप कंप्लीटली भूल गए हैं तो। सो आई एम सेइंग सेक्शन 10(1) में क्या एग्जेम्प्ट है? सर सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। कब एग्जेम्प्ट है? व्हेन डेराइव फ्रॉम लैंड इन इंडिया। कैसे? या रेंट कमा लो या कल्टीवेशन कर लो। लैंड बाहर में है, नेचुरल ग्रोथ हो रहा है, ये सब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। हमारे कुछ इनकम ऐसे होते हैं जहां पर कल्टीवेशन भी हो रहा है और बिजनेस भी हो रहा है, और दोनों एक साथ हो रहा है। हमारे कुछ इनकम ऐसे होते हैं जहां कल्टीवेशन भी होता है और बिजनेस भी होता है, और दोनों साथ साथ होता है। तो दीज आर टी, कॉफी, रबर। अभी इसमें क्या होता है, जब आप टी लीव्स ग्रो करते हैं तो वो एग्रीकल्चर है, टी का आप फैक्ट्री बैठाते हैं तो वो बिजनेस है। समझ रहे मेरे बात को? आप अगर टी लीव्स ग्रो करते हैं तो वो एग्रीकल्चर है, और अगर आप टी फैक्ट्री में बनाते हैं तो वो बिजनेस है। तो होता क्या है, जब आप ग्रो करते हो तो वो एग्रीकल्चर होता है। ओनली ग्रोइंग ऑफ टी एग्रीकल्चर, ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी बिजनेस। लेकिन जब आप दोनों करते हो तो क्या होगा? रेशियो होगा। क्या रेशियो होगा? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी 40-60, 40% बिजनेस इनकम, 60% एग्रीकल्चर इनकम। कॉफी 25-75 या 40-60। अगर ग्रो और क्योर करते हो तो 25-75, ग्रो क्योर करते हो, रोस्टिंग भी करते हो तो 40-60। रबर
35, 65। सब जगह क्या हो रहा है ना, कमती वाला बिजनेस है और ज्यादा वाला एग्रीकल्चर है। तो क्या हो रहा है फिर से बताइए। देखिए ऐसा है ना, कुछ हमारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें एग्रीकल्चर भी होता है और बिजनेस भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? यस, बिकॉज अगर आज आप कॉफी बीन्स ग्रो कर रहे हो तो वो तो एग्रीकल्चर है, फिर कॉफी पाउडर बनाओगे तो बिजनेस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3 ऐसे एक्टिविटी के लिए रेशियो फिक्स कर दिया है कि आपका पहले नेट इनकम निकाला जाएगा, उसमें कितना बिजनेस होगा और कितना एग्रीकल्चर होगा वो फिक्स कर दिया है। लोग अभी रुकेंगे, एग्जामिशन का रिविजन चल रहा है, इसमें ऐसा ही काम करना है कि मैंने 2 पन्ना बताया आपको और आपको क्या करना है, उसको लर्न करना है। जो गूगल ड्राइव में देख रहे हैं वो भी पॉज ना, आई मीन वो भगाए ना, ज्यादा टाइम चाहिए पॉज कर लो, कोई बात नहीं है। बट व्हाट एल्स यू हैव टू डू इज पेज 224, 225 यू लर्न एंड रिवाइज, जितना मैंने डिस्कस किया है। अपने आप से इंटरेक्शन करिए, मदर टंग में अपने आप को सुनाइए तो लर्न हो जाएगा काफी। बोलो बोलो, पूछो ना, कोई बात नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन विलेज आप कैपिटल गेन्स में सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ये कैपिटल गेन में जाता है, ना ये अदर सोर्सेज में, ना एग्रीकल्चर इनकम ये एग्जेम्प्ट होता है, किसी हेड में नहीं आएगा। कैपिटल गेन में शो करके नील कर देना, कोई बात नहीं है। अभी क्या है, ओनली व्हेन यू परमिट आई विल प्रोसीड एंड यू परमिट मी ओनली व्हेन यू हैव रिवाइज इट वेल। जब तक आप लर्न ना करें मेरे को आगे नहीं बढ़ना है। मेरे को बोलिएगा कि सर अब आप बढ़ सकते हैं। टी कॉफी रबर जो है वो बहुत कॉमन है, ह्यूज स्केल में होता है। आसाम पूरा टी पर है। साउथ इंडिया में कितना कॉफी ग्रो हो रहा है, रबर कितना हो रहा है। सो टी कॉफी रबर में रेशियो है। और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें एग्रीकल्चर बिजनेस साइमल्टेनियसली होता है। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट अगर आप खाली ग्रोइंग करोगे तो वो एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट ही होगा, खाली मैन्युफैक्चरिंग करने से बिजनेस ही होगा। लेकिन जब दोनों करोगे तो रेशियो हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, जैसे सपोज आप शुगर केन ग्रो कर रहे हैं और शुगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, समझ रहे मेरे बात को। टोमेटो ग्रो कर रहे हैं, टोमेटो केचप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पोटैटोज ग्रो कर रहे हैं, पोटैटो वेफर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पैडी ग्रो कर रहे हैं, राइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये सब कॉम्पोजिट नेचर के हैं। लेकिन क्या है, 3 बिजनेस में तो रेशियो है, बाकी बिजनेस में रेशियो नहीं है। तो बाकी बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू मेथड जो है उसको एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाकी बिजनेस में एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, और बिजनेस इनकम होता है सेल्स वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। शुगर केन का कॉस्ट है 2 लाख,
उसका मार्केट वैल्यू है 4.5 लाख। मतलब कंपोजिट में 3 में तो हमने रेशियो कर दिया, टी कॉफी रबर में। रेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं। सो मार्केट वैल्यू मेथड क्या होगा, 4.5 लाख रुपया शुगर केन का मार्केट वैल्यू, और शुगर केन का कॉस्ट है 2 लाख। तो हम लोग देख रहे हैं, आपने तो शुगर केन ग्रो करके सीधा अपने फैक्ट्री में डाल दिया। मान लीजिए आप शुगर केन ग्रो करके फैक्ट्री में नहीं डालता, फैक्ट्री में नहीं डालकर आप उसको मार्केट में ही बेच देते, तब तो आप 4.5 लाख कमा देते। तो 4.5 माइनस 2, 2.5 लाख। आई ओके। बिजनेस इनकम क्या है, सेल माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस मार्केट वैल्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर इनकम इज ऑलवेज मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, जबकि बिजनेस इनकम इज सेल माइनस मार्केट वैल्यू। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये भी कंपोजिट है, लेकिन टी कॉफी रबर में रेशियो था, इसमें रेशियो नहीं है। हाउ डज इट वर्क, सिंपल है। शुगर केन ग्रो करके आपने तो मैन्युफैक्चर करके बेच दिया, बट सपोज आप शुगर केन ग्रो करते और आप इसको मार्केट में बेच देते, तो कितना कमाई होता, 2.5 लाख। सिमिलरली आपको तो 2 लाख में मिल गया। आपको तो 2 लाख में मिल गया, लेकिन अगर आप बाजार से खरीदते तो आपको तो 4.5 लाख कॉस्ट लगता। मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट इज एग्रीकल्चर इनकम, सेल माइनस मार्केट वैल्यू इज बिजनेस। Make sure you have clarity. ठीक है, अभी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट होने के बावजूद वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम से रेट पर्पस के लिए ऐड हो जाता है। यू फॉलोइंग माय पॉइंट? एग्रीकल्चर इनकम है एग्जेम्प्ट, लेकिन एग्जेम्प्ट होने के बाद भी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम से ऐड होता है फॉर रेट पर्पसेस। दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, एग्रीकल्चर इनकम हमेशा टोटल इनकम के नीचे ऐड होगा। एग्रीकल्चर इनकम हमेशा टोटल इनकम के नीचे ऐड होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले 5 हेड्स आएगा, 5 हेड्स में जो है इनकम क्लासिफाई हो जाएगा। वी गेट जीटीआई, देन वी गेट टोटल इनकम। टोटल इनकम से हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर देंगे फॉर रेट पर्पसेस। पहले हम लोग 6 लाख पे टैक्स निकालेंगे। यस, फिर हम लोग एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट वापस माइनस कर देंगे। फिर हम लोग एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट वापस माइनस कर देंगे। एक बार एग्रीकल्चर इनकम को लेकर टैक्स कैलकुलेट होगा, समझ रहे हैं, और एक बार एग्रीकल्चर इनकम पे जो अलग से टैक्स हो रहा है फिर माइनस होगा। तो फायदा क्या है, एक बार आप एग्रीकल्चर इनकम जोड़ रहे हैं, एक बार आप एग्रीकल्चर इनकम माइनस कर रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है, इन इफेक्ट यू आर पेइंग मोर टैक्सेस। इन इफेक्ट यू आर पेइंग मोर टैक्सेस। मैं चीजों को आखिरी बार रिपीट करना पसंद कर रहा हूं। वी जस्ट नो दिस मच कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। क्या चीज होता है एग्रीकल्चर इनकम? एक आपका एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया है, उससे रेंट कमाना या उससे कल्टीवेशन करके कमाना, यही एग्रीकल्चर इनकम है, या रेंट या कल्टीवेशन। अभी क्या है, एंड द लैंड मस्ट बी इन इंडिया। लैंड अगर इंडिया के बाहर है तो क्या होगा, बोलो, अदर सोर्सेस। फर्म का इनकम एग्रीकल्चर तो पार्टनर का भी एग्रीकल्चर, लेकिन कंपनी के लिए बात सही नहीं है।
टी कॉफी रबर में क्या होगा? अगर ऑनली ग्रोइंग है तो एग्रीकल्चर, ऑनली मैन्युफैक्चरिंग है तो बिजनेस, दोनों है तो रेशियो। रेस्ट में हम लोग मार्केट वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं। मार्केट वैल्यू मेथड क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम इज मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, सेल बिजनेस इनकम इज सेल माइनस मार्केट वैल्यू, चलेगा। और लास्ट बात, एग्रीकल्चर इनकम रेट पर्पस के लिए पहले जुड़ेगा, फिर वापस माइनस होगा। एक बार जोड़ते हैं, एक बार माइनस करते हैं, इन इफेक्ट यू आर पेइंग टैक्सेस। आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, आपका एक एचयूएफ है, अब वो क्या है, 6 लाख कमा रहे हैं जिसमें 2 लाख आपका भी शेयर है या 1.5 लाख आपका भी शेयर है। सो द क्वेश्चन अराइज हाउ थिंग्स वर्क। तो हमेशा ध्यान रखना कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF remains exempted. Share of profit from firm, HUF, AOP is exempted because the respective entities will already have paid their taxes. इंटरेस्ट इनकम कब एग्जेम्प्ट होगा? कुछ नॉन रेसिडेंट्स होते हैं इंडिया के बाहर, उनका एक यहां पे वो अकाउंट ओपन करवाते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2 प्रकार के होते हैं, जो 1015 में नोटिफाइड होंगे उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, और जो 1015 में नोटिफाइड नहीं है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। आपका टास्क है एग्रीकल्चर इनकम पूरा मन में लर्न करेंगे। लर्न मींस लर्न, और 1 and 2 रीड करेंगे। 2 में ऑफ कोर्स मैंने सारा चीज नहीं बताया, कुछ एक बता दिया, लेकिन आपको सब पढ़ना है, और जो मैं नहीं बताया उसको मैं बताऊंगा। आप 3 से 4 मिनट का समय लीजिए, पेज 224 से 227 तक आप रिवाइज करिए। पेज नंबर्स माइट डिफर।
Yes. So you have to understand this. आप नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट कहाँ ओपन कराएंगे? बैंक्स में. बट एक्चुअली पोस्ट ऑफिस में भी आजकल सेविंग अकाउंट ओपन होता है, और वहां ओपन कराएंगे तो इंटरेस्ट का 3,500 का एग्जेमिशन भी आपको मिलेगा. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बैंक के ब्रांचेस होते हैं उसको बोला जाता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पे किसी बैंक ने अपना ब्रांच खोला है, तो वहां पे ब्रांच खोलने से उसका जो इंटरेस्ट आप कमाते हो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कर दिया और उसका इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो दैट इज एग्जेम्प्टेड. स्कॉलरशिप्स टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एमपीएमएलए के लिए डेली कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस. इंडियन सिटीजन को हमने बाहर भेजा तो ऑल अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्ट. डिजास्टर में कोई कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिल रहा है, दीज आर द इनकम दीज विच आर एग्जेम्प्टेड. यू मस्ट लर्न देम. यू मस्ट लर्न देम. कौन कौन सा एग्जेम्पशन मिल रहा है? द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, HUF, OP, बिकॉज रेस्पेक्टिव एंटिटीज हैव पेड देयर टैक्सेस. अगर हम लोग इंटरेस्ट कमाते हैं PPF, कन्या समृद्धि अकाउंट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये सब का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो प्रकार के होते हैं. कुछ 10-15 में नोटिफाइड है तो उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है. जो 10-15 में नोटिफाइड नहीं है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है. क्लास में पढ़ाई कर लिए, रिविजन कर लिए, घर में भी आप देख लिए. ये सब्जेक्ट का एक बेसिक प्रिपरेशन करता है. याद रखिएगा, नंबर आपके रिटन प्रैक्टिस का है. एकदम इस बात को क्लियर. मैं क्यों बोलता हूं, बहुत बार आजकल एक नोशन हो गया कि हमने क्लास देख लिया, गूगल ड्राइव में भी आप कोई क्लास ले लिया, आप क्लासेस देख लिए, तो आपको लगता है आपका पढ़ाई हो गया. इट इज नॉट. आपका जो नंबर उठेगा वो आपके रिटन प्रैक्टिस पे. बिना रिटन प्रैक्टिस किए ब्रेन सेल्स एब्सॉर्ब नहीं करता. सो दैट इज वन थिंग वेयर ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क अपॉन. You must read point number 3. सिक्किमीज इंडिविजुअल सिक्किम से कुछ भी कमाए और डिविडेंड इंटरेस्ट कहीं से भी कमाए, दैट्स एग्जेम्प्टेड. गोल्ड मोनेटाइजेशन होता है जब आप गोल्ड के बदले में आपको गोल्ड सर्टिफिकेट मिले. और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? आप रुपया देके गोल्ड सर्टिफिकेट खरीदते हैं. गोल्ड मोनेटाइजेशन में आपने क्या किया? गोल्ड दिया, गोल्ड सर्टिफिकेट ले लिया. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपने क्या किया? रुपया दिया, गोल्ड बॉन्ड्स मिल गया. गोल्ड मोनेटाइजेशन टोटल एग्जेम्पशन है, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मोस्टली टैक्सेबल है. इसमें एक ही एग्जेम्पशन मिलता है. वी विल डिस्कस दैट. अभी आपको 5 मिनट देना है. आपको यहां से ये पेज, नेक्स्ट पेज, ये पेज, पहला 3 पन्ना लर्न करना है. अपने आप को सुनाओ, आप लर्न करो.
Of you, please do learn it. Are you okay with this? कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, HUF, AOP. इंटरेस्ट कौन सा एग्जेम्प्ट है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. डिविडेंड इंटरेस्ट, सिक्किम इज इंडिविजुअल, सिक्किम से कुछ भी कमाए, डिविडेंड इंटरेस्ट कहीं से भी कमाए, एग्जेम्प्ट है. गवर्नमेंट से अवार्ड मिल रहा है, समझ रहे मेरे बात को, स्कॉलरशिप मिल रहा है टू मीट एजुकेशन, ये सब एग्जेम्प्ट है. एक होता है गोल्ड मॉनेटाइजेशन, आप गोल्ड दे रहे हैं, गोल्ड सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ये एग्जेम्प्ट है. आप रुपया देके बॉन्ड्स खरीदे, गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इसमें खाली रिडेम्पशन होगा तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर RBI से डायरेक्ट रिडेम्पशन में आपको रुपया मिलता है. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है? एक होता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी. आपके बिजनेस में जो मेन पर्सन है उसको हम लोग बोलते हैं कीमैन. अब आपके बिजनेस में जो की मैन है, जिसके कारण बिजनेस चल रहा है और हु इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस, उसका आपने एक इंश्योरेंस दिया, दैट्स की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. इसमें जो भी रुपया मिलेगा वो टैक्सेबल होगा. मैच्योरिटी में मिले तो भी टैक्सेबल है, डेथ पे मिले तो भी टैक्सेबल है. एक होता है यूलिप. यूलिप में क्या होता है, आप जिसको रुपया देते हो वापस वो म्यूचुअल फंड में लगा देता है उसको. तो अगर प्रीमियम इसका 2.5 लाख रुपया से कम होता है तो इसको लाइफ इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करते हैं. प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा होता है तो इसको म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट करते हैं. म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? सपोज आपने टोटल प्रीमियम भरा मिलाकर इतने सालों में 20 लाख, और जब वो मैच्योर हो गया तो आपको 30 लाख मिला, तो 10 लाख कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा. जब प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो म्यूचुअल फंड बनेगा, तो विविल से आपको मिला कितना और आपने दिया कितना था? सर 20 लाख दिया था, मिलाकर 30 लाख मिला, तो 10 लाख कैपिटल गेन है.
रेस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रूल क्या है? अगर डेथ पे मिलेगा रुपया तो एग्जेम्प्ट रहेगा, मैच्योरिटी पे रुपया मिलेगा तो प्रीमियम तो तभी एग्जेम्पशन मिलेगा जब प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू के 10% से कम हो। आई रिपीट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है? अगर डेथ पे रुपया मिलेगा तो एग्जेम्प्ट रहेगा, मैच्योरिटी पे मिलेगा तो कब एग्जेम्प्ट होगा? अगर प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू के 10% से कम है और 5 लाख से भी कम होना चाहिए। अगर प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है या पॉलिसी वैल्यू के 10% से ज्यादा है तो एलआईसी का रुपया टैक्सेबल हो जाता है। अब क्या करोगे? यहां से यहां तक आप लर्न करोगे, लर्न करना है, अपने आप को सुनाना है। मस्ट लर्न लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो 10% का कैलकुलेशन होगा, ये जो 20% का कैलकुलेशन होगा, टू जस्ट टेल मी, इसमें जीएसटी इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा? एक्सक्लूड होगा। सपोज प्रीमियम 5,15,000 है, उसमें 25,000 जीएसटी, तो हम 490 ही मानेंगे। रुपया जो टैक्सेबल होगा वो कितना होगा? जितना अमाउंट आपको मिला है माइनस द प्रीमियम पेड। अभी पूरा टैक्सेबल नहीं होता है। सपोज आपने इतने सालों में प्रीमियम 20 लाख भरा और आपको 40 लाख मिला, तो टैक्सेबल 20 लाख ही होगा, 40 - 20, प्रोवाइडेड उस प्रीमियम का डिडक्शन पहले नहीं लिया हुआ है एक्ट के किसी प्रोविजन में। सपोज एलआईसी में 15 लाख मिला और प्रीमियम पेड 10 लाख है, तो 5 लाख ही टैक्सेबल होगा। तो
तो यू मस्ट नो दिस, यू मस्ट नो दिस कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसका रुपए का नियम क्या है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का रुपए का नियम है इट वुड बी टैक्सेबल। म्यूचुअल फंड का नियम क्या है, यूलिप का 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल है, 2.5 लाख से कम है तो एग्जेम्प्ट है। LIC का नियम है डेथ पे रुपए एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी पर तभी एग्जेम्प्ट है जब प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू के 10% से कम हो, 20% से कम हो या 5 लाख से कम हो, अदरवाइज वो मैच्योरिटी पे टैक्सेबल होगा। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दिस। पेज 234। अच्छा, मल्टीपल LIC पॉलिसीज होंगे तो क्या होगा, जिसका प्रीमियम 5 लाख से कम होगा वही एग्जेम्प्ट होगा, 5 लाख से ज्यादा होने से टैक्सेबल हो जाएगा। इफ यू चेक इलस्ट्रेशन 9, पहले तो सब में पॉलिसी वैल्यू 10% से कम है, क्योंकि 10% से ज्यादा है तो वैसे ही टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा मैच्योरिटी पे भी मिला है, डेथ पे मिला है तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। मेरा बात समझ रहे हैं, एक तो डेथ पे मिला है तो ऐसे ही एग्जेम्प्ट है, कुछ देखना नहीं है, लेकिन यहां मैच्योरिटी पे मिला है और प्रीमियम 10% से कम भी है, क्रॉस नहीं कर रहा है। अब एग्जामिशन कब मिलेगा, जब प्रीमियम 5 लाख से कम हो। तो 5 लाख किस कॉम्बिनेशन में बैठ रहा है, एक्स और बी में, मतलब 2-3 पॉलिसीज इकट्ठा कर लीजिए, जिसका 5 लाख से कम है वही एग्जेम्प्ट होगा, जहां 5 लाख से ज्यादा है वो टैक्सेबल होगा। अब कभी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई यूनिट बैठाते हो और वहां से एक्सपोर्ट करते हो, व्हेन आई से दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारा कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स है, रेस्ट ऑफ द कंट्री को हम लोग डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बोलते हैं, तो हमारे कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स है, इसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इन रीजन्स में अगर आप बिजनेस बैठाते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है। कितना एग्जेम्पशन मिलता है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर। 5 साल इस फॉर्मूला का 100% है, 5 साल इस फॉर्मूला का 50% है, 5 साल इस फॉर्मूला का 50% और ट्रांसफर टू रिजर्व विच एवर इज लोअर है। व्हेन आई से दिस व्हाट हैपेंस इज, ये एग्जेम्पशन सिर्फ ओल्ड रेजाइम में 2005 से 2021 के बीच में यूनिट बैठेगा तभी है। और याद रखिएगा 10AA जो है GTI से लेस होता है, GTI से लेस होता है। बाकी एग्जेम्पशन आप रनिंग में ही दे देते हैं, या शो भी मत करें तो नोट्स में दे दे तो भी चलता है, लेकिन 10AA का डिफरेंट बात है, ये हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम से आप माइनस करते हैं। आपको थीम क्लियर होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर आपने एक यूनिट बैठाया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या एक्सपोर्ट यूनिट, वहां से आप एक्सपोर्ट करने लग गए तो आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है। कब यूनिट बैठाना है, 2005 से 2021 तक, 2005 से 2021 तक किस में एग्जेम्पशन है, ओल्ड रेजाइम में। कितना एग्जेम्पशन है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर। 5 साल फॉर्मूला का 100, 5 साल 50, 5 साल 50 और ट्रांसफर टू रिजर्व विच एवर इज लोअर। इतना पहले लर्न करो, यू मस्ट लर्न 1, 2 and 3।
वेट करिए, यहां एक्सपोर्ट टर्नओवर कैश बेसिस पर है। सपोज आपका एक्सपोर्ट है 900, लेकिन आप इंडिया में लेकर आए 600, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर 600 गिना जाएगा। दूसरा बात, आप कुछ खर्चा करते हैं टेलीकॉम का, फ्रेट का, ये सब का कुछ खर्चा करते हैं, वो भी माइनस हो जाएगा। बाद बाकी कुछ एग्जेम्पशंस है वो आप लर्न कर लीजिएगा। एग्जेम्प्ट इनकम का खर्चा जो है वो अलाउ नहीं होता। 237 में और कुछ खास नहीं है, मेन 10AA तक ही था। ठीक है, आप किस में है, क्वेश्चन में बाद में लूंगा। आप किस में है, ओल्ड रेजाइम में। कब यूनिट बैठाया, 2005 से 2021 के बीच में। कहां बैठाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करके आपको अब एग्जाम्पशन मिलेगा। कितना, बिजनेस प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट सेल्स बाय टोटल सेल्स। एक्सपोर्ट सेल्स कैसे लेंगे, कैश बेसिस पर। टोटल सेल्स तो एक्रूअल है ही, कोई खर्चा फॉरेन करेंसी में किया तो वो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स मे बी यू रियलाइज 12 लाख, उसमें 10 लाख तो सेल्स था और 2 लाख खर्चे का रीइंबर्समेंट था, तो विल टेक 10 लाख ओनली। 5 साल फॉर्मूला का 100, 5 साल 50 या 5 साल 50 और ट्रांसफर टू रिजर्व, विच एवर इज लो।